नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने लोकसभा चुनाव पर पहली प्रतिक्रिया दी है। भागवत ने संघ की पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया में चुनाव प्रचार में इस्तेमाल की गई भाषा और प्रचार में संघ को भी घसीटे जाने पर ऐतराज जताया। मणिपुर के मुद्दे के बहाने उन्होंने नरेंद्र मोदी की शासन नीति पर इशारों में कड़ी टिप्पणी की। भागवत ने कहा कि मणिपुर एक साल से शांति की राह देख रहा है, उस पर प्राथमिकता से विचार करना होगा। ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और विशेषकर प्रधानमंत्री मोदी के रवैये से संघ की अप्रसन्नता का पहला स्पष्ट संकेत है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि चुनाव लोकतंत्र की एक आवश्यक प्रक्रिया है। चूंकि इसमें दो पक्ष हैं, इसलिए मुकाबला है, प्रतियोगिता है, तो खुद को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन इसकी एक गरिमा है। झूठ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये प्रतियोगिता कोई युद्ध नहीं है। एक दूसरे की जिस तरह की आलोचनाएं की गई, जिस तरह से एक अभियान से समाज में झगड़ा होगा, विभाजन होगा, इसकी कोई परवाह नहीं की गई। आरएसएस जैसे संगठनों को भी बेवजह इसमें घसीटा गया। तकनीक की मदद से झूठ पेश किया गया। झूठ का प्रचार प्रसार करने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया। किसी देश को ऐसा कैसे पसंद आएगा? इसे विपक्ष कहते हैं। इसे विरोधी नहीं माना जाना चाहिए। वो विपक्ष हैं, एक पक्ष को उजागर कर रहे हैं, उनकी राय भी सामने आनी चाहिए। चुनाव लड़ने में गरिमा होती है, वो गरिमा कायम नहीं रही। ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे देश के सामने चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं। वही सरकार दोबारा सत्ता में आई है। ये सही है कि पिछले 10 सालों में बहुत सारी सकारात्मक चीजें हुई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब हम चुनौतियों से मुक्त हो गए हैं। केंद्र में एनडीए की सरकार बन तो गई है, लेकिन इसके साथ ही असंतोष के स्वर उठना शुरू हो गए हैं। महाराष्ट्र में अजित पवार गुट के एनसीपी के बाद एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना ने कैबिनेट बंटवारे पर आपत्ति जता दी है। पार्टी के मुख्य व्हिप श्रीरंग वारने का कहना है कि उनको उम्मीद थी कि 7 सांसदों के साथ उनकी पार्टी में किसी को कैबिनेट में जगह मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान के 5, मांझी के 1 और एचडी कुमारस्वामी के 2 सांसद होने पर भी उन्हें कैबिनेट मंत्री का पद दिया गया है, लेकिन शिवसेना के 7 सांसद होने के बाद उन्हें 1 राज्य मंत्री क्यों मिला है? उन्होंने कहा कि शिवसेना के प्रदर्शन को देखते हुए कैबिनेट मंत्री का पद दिया जाना चाहिए था। ये रुख क्यों अपनाया गया? बता दें, इससे पहले अजित गुट ने प्रफुल्ल पटेल को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाने से इनकार कर दिया था। बता दें, महाराष्ट्र में ऐसी नाराजगी बीजेपी को विधानसभा में महंगी पड़ सकती है। एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस साल के अंत में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए तैयार होने को कहा है। इसके साथ ही दावा किया कि चुनाव के बाद राज्य की सत्ता उनके हाथों में होगी। खबर चल रही है कि टीडीपी ने लोकसभा स्पीकर का पद मांगा है। इस पर आप नेता संजय सिंह ने कहा है कि टीडीपी ने बहुत समझदारी का फैसला किया है। अगर स्पीकर बीजेपी का होगा तो पार्टियां तोड़ी जाएंगी, सांसद सस्पेंड किए जाएंगे, संविधान की धज्जियां उड़ाई जाएंगी। अगर बीजेपी समर्थन नहीं देती है तो इंडिया गठबंधन को टीडीपी के स्पीकर का समर्थन करने पर विचार करना चाहिए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक ट्वीट को रीट्वीट किया है। इस ट्वीट में न्यूज 18 की रिपोर्ट कहती है कि टीडीपी नरेंद्र मोदी सरकार को बाहर से समर्थन करना चाहती है। इसके साथ ही स्पीकर का पद चाहती है। टीडीपी स्पीकर पद से नीचे नहीं रहना चाहती है, जिसके बाद लोग कह रहे हैं कि शपथ ग्रहण के पहले दिन से ही एनडीए सरकार में भारी अंतर्कलह शुरू हो गई है। मोदी कैबिनेट में अमित शाह को फिर से गृह मंत्रालय, तो राजनाथ सिंह को फिर से रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विदेश मंत्रालय एस जयशंकर के पास ही रहेगा। वहीं नितिन गडकरी को फिर से सड़क परिवहन मंत्रालय दिया गया है। निर्मला सीतारमण को फिर से वित्त मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्री बनाया गया है। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री बनाया गया है। जेपी नड्डा को देश का नया स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। अमित मालवीय भाजपा का आईटी सेल चलाते हैं। उनके ऊपर आरएसएस के मेंबर शांतनु सिन्हा ने यौन शोषण का आरोप लगाया है, जिनमें अमित मालवीय द्वारा दफ्तर में महिलाओं का यौन शोषण, उन्हें होटल में बुलाकर उनका यौन शोषण के आरोप शामिल हैं। इस संबंध में न्यूज एजेंसी एनआई की खबर इस तरह शुरू होती है। बीजेपी के सोशल मीडिया प्रभारी अमित मालवीय की कानूनी टीम ने 8 जून को आरएसएस सदस्य शांतनु सिन्हा को कानूनी नोटिस भेजा है। पत्र में लिखा है, आरोपों की प्रकृति बेहद आक्रामक है क्योंकि उनमें मेरे मुवक्किल द्वारा कथित तौर पर किए गए यौन दुराचार का झूठा आरोप लगाया गया है। ये मेरे मुवक्किल की गरिमा और प्रतिष्ठा के लिए घातक रूप से हानिकारक है, जो अपने प्रोफेशनल प्रोफाइल के आधार पर एक सार्वजनिक व्यक्ति हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले ने कहा है कि एनडीए गठबंधन की सरकार और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने 24 घंटे भी नहीं हुए कि बीजेपी के लोगों के काले कारनामे एक बार फिर शर्म से सिर झुका रहे हैं। संघ परिवार के नेता
शांतनु सिन्हा ने बीजेपी आईटी सेल के सरगना अमित मालवीय पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। शांतनु सिन्हा का कहना है कि अमित मालवीय बंगाल के 5 स्टार होटलों में और बीजेपी दफ्तरों में महिलाओं का यौन शोषण करता है। बीजेपी नेताओं में महिलाओं की आपूर्ति करने की होड़ लगी हुई है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि विपक्ष नई भाजपा नीति एनडीए सरकार को मनमाने तरीके से काम नहीं करने देगा। टोंक में पत्रकारों से बात करते हुए पायलट ने यह बात कही। चुनाव के नतीजे आ गए हैं, इसके बाद अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव अयोध्या जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने एक सवाल के जवाब में कहा कि ऐसी कोई योजना नहीं होती है। भगवान के दर्शन के लिए कोई भी कभी भी जा सकता है। भगवान के दर्शन के लिए कोई योजना की जरूरत नहीं होती। जब इच्छा होगी तब चले जाएंगे। दर्शन पूजा की मार्केटिंग नहीं की जाती, ये हमारी आस्था का विषय है। जनगणना को लेकर कांग्रेस एक बार फिर मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि केंद्र सरकार हर 10 साल में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए आवश्यक देशव्यापी जनगणना करवाती है। पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इसे अब तक नहीं करवाया है। 2021 में जनगणना न होने का एक दुष्परिणाम यह है कि कम से कम 14 करोड़ भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के साथ लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक ताही प्रधानमंत्री को जल्द से जल्द देश को बताना होगा कि अपडेटेड जनगणना कब कराई जाएगी। जेडीएस से निष्कासित किए गए नेता प्रज्वल रेवन्ना की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले उन पर कई महिलाओं के यौन शोषण और दुष्कर्म के आरोप लगे, इसके बाद उन्हें हासन लोकसभा सीट से हार भी झेलनी पड़ी और अब उन पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। यौन शोषण और दुष्कर्म के आरोप में बेंगलुरु की एक अदालत ने रेवन्ना को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मोदी कैबिनेट में 36 साल के किंजरापू राम मोहन नायडू सबसे युवा मंत्री हैं, जबकि 79 वर्षीय जीतन राम मांझी सबसे उम्रदराज मंत्री हैं। तेलुगु देशम पार्टी के नायडू ने प्रधानमंत्री मोदी की नई मंत्रिपरिषद में राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली है। वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार ने उत्तर प्रदेश को लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट साझा की है। ये रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया में अरविंद चौहान की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में कुल ईवीएम में जो वोट डाले गए हैं वो 8,77,23,028 थे और वोट गिने गए इसमें कम, यानी 8,76,75,134। मतलब डाले गए और गिने गए वोटों में अंतर है 47,894 वोटों का। प्रेम कुमार ने कहा कि ईवीएम में वोट रद्द नहीं होते, सबको पता है, फिर गए कहाँ। उन्होंने कहा है कि ईवीएम के जरिए बड़ा गोलमाल हुआ है जिसे इलेक्शन कमीशन भी नहीं छिपा सका। वो बताते हैं कि जिन 15 सीटों पर यह आश्चर्यजनक चीजें हुई हैं उनमें वाराणसी, रायबरेली, अमेठी, कन्नौज, मैनपुरी, लखनऊ भी शामिल है। इन 15 सीटों में 7 पर बीजेपी की जीत हुई है तो 2 पर कांग्रेस की, बाकी बची 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई है। 10 सीटों पर जो कुल वोट खारिज हुए हैं उनकी संख्या 2365 है। 3 सीट फूलपुर, सलेमपुर और अमेठी में 2036 वोट अतिरिक्त गिने गए हैं। ये वो आंकड़े हैं जो अधिकृत हैं और चुनाव आयोग ने काफी कुछ पर्देदारी करने के बाद सार्वजनिक किए हैं, मगर ये आंकड़े ये बताने के लिए काफी हैं कि ईवीएम के जरिए गोलमाल हुआ है। उनका कहना है कि बड़ी जांच की जरूरत है। ये कहकर नहीं बचा जा सकता कि आंकड़े चुनाव के नतीजे प्रभावित नहीं करते। ये नतीजे चुनाव को प्रभावित करने की सफल कोशिशों के प्रमाण हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की ईवीएम में वोट पड़ने और गिनने में कमी को लेकर वरिष्ठ पत्रकार कमर वहीद नकवी ने भी रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा है, ये क्या माजरा है? ईवीएम में पड़े वोटों और गिने गए वोटों में तो एक वोट का भी अंतर नहीं होना चाहिए अगर ईवीएम सही काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री और अभिनेता से नेता बने सुरेश गोपी ने सोमवार को उन मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार से अलग होना चाहते हैं। सुरेश गोपी ने फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा है कि मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल होना और केरल के लोगों का प्रतिनिधित्व करना उनके लिए गर्व की बात है। रविवार रात मीडिया के सामने की गई एक टिप्पणी के बाद सुरेश गोपी ने सोशल मीडिया पर अपना स्पष्टीकरण दिया है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार मीडिया रिपोर्टों में सुरेश गोपी के हवाले से ये कहा गया कि उन्हें जल्द ही जिम्मेदारियों से मुक्त किए जाने की उम्मीद है क्योंकि वो और अधिक फिल्में करना चाहते हैं। इसके बाद नई सरकार में उनकी भूमिका को लेकर चर्चाएं जोर पकड़ने लगी। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ नई दिल्ली में मुलाकात की। इस मुलाकात में उनके साथ राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। इस मुलाकात की जानकारी
कांग्रेस ने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर एक पोस्ट के जरिए दी। इस दौरान बांग्लादेश की प्रधानमंत्री सोनिया गांधी से गले लगकर मिली। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी गले लगाया। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के अध्यक्ष प्रेम सिंह तमांग ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। ये लगातार दूसरी बार है जब तमांग सिक्किम के मुख्यमंत्री बने हैं। चुनाव आयोग ने सोमवार को 10 जुलाई को पश्चिम बंगाल की 4 सीटों सहित 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। उपचुनाव मौजूदा मेंबर्स की मृत्यु या इस्तीफे के कारण बनी खाली सीटों पर होते हैं। उपचुनावों की अधिसूचना 14 जून को जारी की जाएगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 जून है। 24 जून को मतदान पत्रों की जांच की जाएगी और नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 26 जून है। उपचुनाव 10 जुलाई को होंगे और वोटों की गिनती 13 जुलाई को होगी। चुनाव आयोग ने कहा है कि उपचुनाव 15 जुलाई से पहले पूरा करना होगा। मणिपुर में फिर से हिंसा की खबर आ रही है। संदिग्ध कुकी उग्रवादियों ने सोमवार को जिरीबाम जा रहे पुलिस काफिले पर घात लगाकर हमला किया। इसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। यह घटना मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के जिले के दौरे से ठीक पहले हुई है। जिरीबाम में पिछले हफ्ते से तनाव बढ़ रहा है। हालांकि मणिपुर पिछले 1 साल से हिंसा से प्रभावित रहा है, लेकिन जिरीबाम अब तक कमोबेश शांतिपूर्ण रहा था। पिछले साल 3 मई के बाद से राज्य में हिंसा हो रही है। इम्फाल घाटी में रहने वाले मैतेई और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले कुकी के बीच संघर्ष के कारण 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। कांग्रेस नेता और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू का वीडियो काफी वायरल किया जा रहा है। जिस वीडियो में दोनों हवाई अड्डे पर अकेले जाकर लंबे वक्त तक बातचीत करते दिखाई देते हैं। शेयर करने वाले लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के डीके शिवकुमार की चंद्रबाबू नायडू से अकेले में काफी देर बातचीत हुई है। अब देखना है कि एनडीए सरकार कितने दिनों की मेहमान है। कुछ लोग कह रहे हैं कि खेल तो अब शुरू हुआ है। हालांकि इस वीडियो का 2024 के लोकसभा चुनावों से कोई संबंध नहीं है। ये अक्टूबर 2023 की बात है, जब 2024 के आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले शिव कुमार ने बेंगलुरु हवाई अड्डे पर नायडू से मुलाकात की थी। पीएम मोदी के नए मंत्रिमंडल में 21 सवर्ण, 27 ओबीसी, 10 एससी, 5 एसटी, 5 अल्पसंख्यक मंत्री शामिल हैं। इसमें 18 वरिष्ठ मंत्री भी शामिल हैं, लेकिन कैबिनेट में एक भी मुस्लिम मंत्री शामिल नहीं है। जिसके बाद ये मुद्दा चर्चा का विषय बन गया है। लोगों का कहना है कि इतनी बड़ी कैबिनेट में एक भी मुस्लिम मंत्री को जगह ना देना क्या दिखाता है। पीएम पद की शपथ लेने के अगले दिन ही प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यभार संभाल लिया। आज उन्होंने कुर्सी संभालते ही सबसे पहले किसानों के हित में काम करना शुरू कर दिया। मोदी ने सबसे पहले प्रधानमंत्री किसान निधि से जुड़ी फाइल पर साइन किया। तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम किसान निधि की 17वीं किस्त जारी करने की अपनी पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि एक तरफ एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम चल रहा था, दूसरी ओर कश्मीर में तीर्थयात्रियों पर आतंकी हमला हो रहा था, तीसरी तरफ भारत पाक के बीच क्रिकेट मैच चल रहा था। हम पूछना चाहते हैं, क्या क्रिकेट व आतंकवाद एक साथ चल सकते हैं? क्या शांति लफाजी से आती है? पवन खेड़ा ने कहा है कि हमें रौब से कहा जाता है कि कश्मीर में शांति आ गई है। हम पूछना चाहते हैं कि क्या शांति सिर्फ राजनीतिक लफाजी से आती है? दिहाड़ी मजदूरों के लिए शांति नहीं है, कश्मीरी पंडितों के लिए शांति नहीं है, स्थानीय नागरिकों के लिए शांति नहीं है, पर्यटकों के लिए शांति नहीं है, तीर्थयात्रियों के लिए शांति नहीं है, सुरक्षा बलों के लिए शांति नहीं है। क्या शांति लफाजी से आती है? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रियासी में मारे गए लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। सोशल मीडिया पर मनोज सिन्हा ने बताया कि इस हादसे में जो लोग घायल हुए हैं उन्हें 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। घायलों का जम्मू के अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इसके अलावा मनोज सिन्हा ने बताया कि जिला प्रशासन ने एक कंट्रोल रूम स्थापित किया है ताकि जरूरतमंदों को जरूरी सहायता दी जा सके। जेपी नड्डा की केंद्रीय मंत्री बनने के बाद भाजपा यानी मोदी शाह को नई पार्टी अध्यक्ष की तलाश है। भाजपा संगठन से इस पद के लिए 2 नामों की अटकलें लगाई जा रही हैं, महासचिव विनोद तावड़े और सुनील बंसल। विनोद तावड़े महाराष्ट्र से हैं और राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखने से पहले राज्य सरकार में मंत्री थे। वर्तमान में वो बिहार के प्रभारी महासचिव हैं और लोकसभा अभियान के दौरान कई प्रमुख जिम्मेदारियां संभाली हैं। हालांकि उन्हें आरएसएस से भाजपा में लाया गया था, लेकिन अब वो पूरी तरह पार्टी के लिए समर्पित हो गए हैं। सुनील बंसल एक अन्य नेता हैं जो राज्य महासचिव संगठन के रूप में पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करने के बाद प्रमुखता से उभरे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर बधाई देते हुए लिखा, नरेंद्र मोदी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए
बधाई। इजराइल के युद्ध कैबिनेट मंत्री बेनी गैंट्स ने देश की आपातकालीन सरकार से इस्तीफा दे दिया है। इस कदम को प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू के युद्ध के बाद गजा को लेकर प्लान पर दोनों के बीच गहराते मतभेद के रूप में देखा जा रहा है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।